दोस्तों आपने अल्बर्ट आइंस्टाइन को देखा होगा, क्योंकि जब हम छोटे थे तो अल्बर्ट आइंस्टाइन को हमने साइंस की किताबों में देखा है। उनका जो E=mc² का फॉर्मूला है वो भी हम पढ़ चुके हैं, जो कि अभी भी हमारे दिमाग के ऊपर से जाता है। जब हम छोटे थे तब हमें और एक सब्जेक्ट सिखाया गया हिस्ट्री का, और उसमें हमें ये बताया गया कि सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है वो 1939 से लेकर 1945 तक लड़ा गया। पर यहाँ पर अभी अभी आप ये सोच रहे होंगे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को हिस्ट्री से क्यों लिंक कर रहे हो। दरअसल दोस्तों लिंक करने की वजह यह है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की कुछ हद तक रोल है सेकंड वर्ल्ड वॉर में। जब 1939 से पहले जब जर्मनी में अल्बर्ट आइंस्टाइन रहते थे तो उनको एक बात पता चलती है जर्मनी के बारे में, क्योंकि नाजी हिटलर जो है वो एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करता है कि वो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। जब उनको पता चलता है कि नाजी हिटलर एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का प्रयास कर रहा है तो वो ये सोचते हैं कि अब ये जो खबर है वो यूएस के प्रेसिडेंट को पता नहीं चाहिए, क्योंकि वही इस प्रोजेक्ट को रोक सकते हैं और दुनिया को बचा सकते हैं। इसके बाद में वो यूएस के प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखते हैं और उस लेटर में ये लिखते हैं कि जर्मनी एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है, क्योंकि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रही है और इसको आपको रोकना चाहिए क्योंकि पूरी दुनिया खतरे में है। जब उनको ये लेटर लिखते हैं तो होता इसके उल्टा ही है। यूएस के प्रेसिडेंट ये सोचते हैं कि अब हम भी इसी प्रोजेक्ट पर काम करेंगे जिस प्रोजेक्ट पर जर्मनी काम कर रही है, और हम भी न्यूक्लियर बम बनाएंगे और पूरी दुनिया को बता देंगे कि हम भी किसी से कम नहीं है और पूरी दुनिया के ऊपर हम सत्ता बनाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद में अमेरिका इस प्रोजेक्ट पर कंटिन्यूसली काम करती है और वो बम भी बनाती है, पर यहाँ पर जर्मनी का जो न्यूक्लियर बम है वो बनता ही नहीं है। वो जो प्रोजेक्ट है वो अनसक्सेसफुल हो जाता है। फिर नाजी हिटलर ये सोचते हैं कि अभी हमें अल्बर्ट आइंस्टाइन की हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि वही अभी हमें हेल्प कर सकते हैं। और हिटलर को ये भी पता चलता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमारा जो प्रोजेक्ट है वो यूएस के प्रेसिडेंट के साथ में शेयर किया है। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन को ये बातें पता चलती है तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जर्मनी से भागकर अमेरिका चले जाते हैं। जब अमेरिका वो जाते हैं तो उनको वहाँ पे एक बात पता चलती है, क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि अमेरिका भी इसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जिस प्रोजेक्ट पर जर्मनी काम कर रही है। फिर उनके बाद में जब उनको ये पता चलता है तो फिर वो फिर से अमेरिकी प्रेसिडेंट जो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट थे उनको एक लेटर लिखते हैं। उसमें वो ये लिखते हैं कि आप जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो वो प्रोजेक्ट पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है, तो आप प्लीज़ इस प्रोजेक्ट को रोक दीजिए, आप न्यूक्लियर बॉम्ब मत बनाइए। पर फिर भी इनके बातों पर फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो अमेरिकी प्रेसिडेंट थे वो नज़रअंदाज करते और बम बनाने का प्रयास कंटिन्यूस करते रहे। कुछ दिनों के बाद में 1939 को सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है और 1945 पर अमेरिका जो है वो जापान पर 2 न्यूक्लियर बम गिराती है। 2 न्यूक्लियर बम गिराने के बाद में जापान के क्या हालत होते हैं ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं उसको शब्दों में बयां ही नहीं कर सकता। क्योंकि अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं कि उनको यही नहीं पता है कि लिटिल बॉय और फैटमैन क्या है। देखेंगे कि इसके बाद क्या हुआ। दोस्तों अमेरिका जापान पर 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को 2 न्यूक्लियर बम गिरा था। पर मैं आपको एक बात बता दूं कि इसके पहले भी विश्व युद्ध लड़े गए थे। इसके पहले भी एक विश्व युद्ध लड़ा गया था 1914 में, जो 1918 तक चला था, और इसके पहले भी ऐसे बहुत से युद्ध हुए थे। पर यही ऐसा पहला विश्व युद्ध था कि जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ किया गया था। ना ही जो पहले युद्ध लड़े गए थे उसमें ना ही न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ किया गया था और ना ही किसी ने इसके बारे में सोचा था बनाने के लिए। जनरली न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो 2 रिएक्शन से बनाया जाता है, जिसमें पहली रिएक्शन है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन और दूसरी जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। अब न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में होता क्या है कि न्यूक्लियस को 2 और मोर पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, यानी स्प्लिट किया जाता है। फिजन प्रोसेस स्प्लिट होने के बाद में उसमें से गैमा प्रोटॉन और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करी जाती है स्पोर्ट करने के लिए। पर मैं आपको एक बात बता दूं कि स्पोर्ट करने के लिए भी उसके ऊपर न्यूट्रॉन का मारा किया जाता है और तभी इतनी बड़ी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज की जाती है स्पोर्ट करने के लिए। और इस रिएक्शन से बनाया जाने वाला जो बॉम्ब होता है तो नॉर्मली उसको न्यूक्लियर बॉम्ब कहा जाता है। और दूसरी जो रिएक्शन है फ्यूजन रिएक्शन। अब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में होता क्या है कि एक लाइट एटम को टुगेदरली स्मैश किया जाता है और उसके बाद में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। इसमें स्प्लिट किया जाता है और इसमें स्मैश किया जाता है। पर मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे जो सन, मून और जो स्टार्स है उनको जो एनर्जी मिलती है वो भी एक न्यूक्लियर फ्यूजन का ही एक हिस्सा है। और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से जो बॉम्ब बनाया जाता है तो उसको जनरली थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब कहते हैं। और 1945 में जो बम जापान पर गिराए गए थे तो इसी फ्यूजन रिएक्शन का वो एक हिस्सा था, क्योंकि वो फ्यूजन रिएक्शन से बनाया गया था। और स्टार्टिंग में मैंने आपको जो E=mc² का एक फॉर्मूला बताया था वो इसको अप्लाई होता है।
अल्बर्ट आइंस्टाइन ने E=mc² को इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि वो ये कहते हैं कि इस फॉर्मूले के द्वारा हमें ये पता चलता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करने के बाद ही एक स्पोर्ट किया जाता है। पर यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि उन्होंने लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी किस तरह से रिलीज की जाती है वो ये बताया था, पर उन्होंने ये कभी नहीं बताया था कि E=mc² द्वारा ही एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जाता है या फिर किस तरह से बनाया जाता है। दुनिया का पहला सफल परमाणु परीक्षण 1945 में किया गया, पर अमेरिका ये 1939 के पहले इस बम बनाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, और जिस प्रोजेक्ट पर वो काम कर रही थी उस प्रोजेक्ट का नाम है मैनहट्टन प्रोजेक्ट। और इस मैनहट्टन प्रोजेक्ट में जो बम बनाए गए उन्हीं का नाम है लिटिल बॉय और फैट मैन। जब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई तब जो वॉर है वो दो ग्रुप्स में बंट चुका था, जिसमें एक ग्रुप था एक्सिस ग्रुप, और इस एक्सिस ग्रुप में जर्मनी के साथ में इटली और जापान भी मौजूद थे। 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है, नाजी जर्मनी और इटली इनकी बुरी तरह से हार होती है, पर जापान जो है वो अभी भी डटा हुआ था, वो हार नहीं मान रहा था और जो वॉर है वो कंटिन्यूसली चल रहा था। और इस वजह से अमेरिका के सोल्जर्स भी मारे जा रहे थे और अमेरिका की जो इकोनॉमी वो भी डाउन होते जा रही थी। और इसी कारण अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है वो उनको एक चेतावनी देते और कहते कि आप आत्मसमर्पण कर लो, वो फिर भी नहीं मानते और जो वॉर है वो ऐसे ही चलता रहता है। अमेरिका ने जापान को चेतावनी देने के बावजूद जापान जो है वो डटा रहता है, वो हार नहीं मानता है, और इसी वजह से अमेरिका के पास में सेकंड ऑप्शन कोई मौजूद नहीं था, और इस वजह से वो जापान पर पहला न्यूक्लियर बम डालते 6 अगस्त 1945 को। हिरोशिमा सिटी टोक्यो से लगभग 500 माइल बसी एक मैन्युफैक्चरिंग हब सिटी थी और इसकी पॉपुलेशन तकरीबन 3.5 लाख लोगों की है। 6 अगस्त 1945 के सुबह 8:15 को सिटी के ऊपर से अमेरिका का एक B-29 का बॉम्बर जेट गुजरता है और तकरीबन 2000 फीट की ऊंचाई से वो सिटी के ऊपर 12 से 15 किलो टन का TNT बम गिराता है। जैसे ही बम हिरोशिमा पर गिरता है वैसे ही तकरीबन 500 माइल स्क्वायर की सिटी इमीडिएटली डिस्ट्रॉय हो जाती है, और जो बम गिराया गया था उसी का नाम था लिटिल बॉय। बम गिरने के कुछ घंटों के बाद में अमेरिकी प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन जापान के सम्राट को हिरोहितो को फिर से आह्वान करते आत्मसमर्पण करने का, पर फिर भी जापान के जो हिरोहितो सम्राट है हार मानने के लिए तैयार नहीं थे और इस वॉर में डटे रहे, और जो वॉर है वो ऐसे ही कंटिन्यूसली शुरू होता रहा। और इसके ही 3 दिन के बाद में अमेरिका जो वो फिर से नागासाकी के ऊपर एक बम डालती है, और जो बम गिराया जाता है उसी का नाम है फैटमैन। पर यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात बताने वाली दोस्तों ये है कि जिस बम को गिराया गया था नागासाकी के ऊपर, उनको अमेरिकी प्रेसिडेंट को नागासाकी के ऊपर बम गिराना ही नहीं था, क्योंकि वो उनका प्राइमरी टारगेट था ही नहीं। फिर आप ये सोचेंगे कि फिर जब नागासाकी उनका प्राइमरी टारगेट नहीं था तो फिर उसके ऊपर बम डाला क्यों गया? उनका प्राइमरी टारगेट जापान की कोकुरा सिटी थी, पर हिरोशिमा के ऊपर 3 दिन पहले बम डालने के कारण वहाँ पर एक बड़ा सा घना एक मशरूम जैसा क्लाउड तैयार हो चुका था और पायलट को कोकुरा सिटी नीचे दिखी ही नहीं। इस वजह से वो प्लान पोस्टपोन करना पड़ा और सेकेंडरी टारगेट चूज़ करना पड़ा जो नागासाकी सिटी थी, और इसी के कारण उनके ऊपर वो बम गिराया गया। ठीक 9 अगस्त 1945 के सुबह 11:02 को नागासाकी के ऊपर इन्होंने बॉम्ब गिराया। जो बॉम्ब गिराया गया था वो तकरीबन 22 किलो का प्लूटोनियम से बना एक बम था, जो लिटिल बॉय यानी हिरोशिमा के ऊपर जो बम गिराया गया था उससे कई गुना बड़ा और कई गुना घातक। अब इसके बाद में आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि भाई हम नागासाकी का तो पता चल चुका है कि भाई किस तरह से उसको चूज़ किया गया था बॉम्बिंग करने के लिए, पर हिरोशिमा को ही क्यों चूज़ किया गया था बॉम्बिंग करने के लिए? दरअसल इसके पीछे उसको चूज़ करने का कारण एक बड़ा ऐसा है कि अमेरिका को जापान को सिर्फ उनको पीछे हटाना ही नहीं था, बल्कि उनको उनकी लड़ने की क्षमता को भी ख़त्म करना था। तो इस वजह से हिरोशिमा को उनको चूज़ करना पड़ा, क्योंकि हिरोशिमा एक मैन्युफैक्चरिंग हब था कि जहाँ पर सैन्य के वेपन्स भी बनाए जाते। और दूसरा कारण ये था कि जापान की सबसे बड़ी 7वीं सिटी हिरोशिमा थी, और इस वजह से वहाँ पर ही उन्होंने एक सैन्य का हेडक्वार्टर बनाया था, और इसी 2 कारणों के वजह से हिरोशिमा को चूज़ किया गया बॉम्बिंग करने के लिए, ताकि उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग हब है वही कभी ख़त्म होते तो उनके युद्ध करने के जो वेपन्स है वो ही ख़त्म हो जाएंगे और जो युद्ध है वो रुक जाएगा। जब हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर 2 न्यूक्लियर बम गिराए गए तो उसके 6 दिनों के बाद में यानी 15 अगस्त 1945 के जापान के सम्राट ने रेडियो ब्रॉडकास्ट द्वारा सरेंडर करने की घोषणा कर दी।
आपको एक बात बता दूं कि जापान के ऊपर 2 न्यूक्लियर बम गिराए गए थे, तो उस वजह से तकरीबन 80,000 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। और जैसे जैसे समय बीतता गया तो उस रेडिएशन की वजह से लोग बीमार होते गए और उसके बाद में सारे लोग मर गए। 6 अगस्त को जब हिरोशिमा पर लिटिल बॉय गिरा गया तो तकरीबन वहाँ की 2.5 किलोमीटर में बसी सारी बिल्डिंगें ज़मीन के जैसे समतल हो चुकी थी। पर ऑफिशियल डेटा के अनुसार ये बताया जा रहा है दोस्तों कि तकरीबन 69% बिल्डिंगें जो है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। आप सोच सकते हो कि जापान की क्या हालत हो चुकी होगी उस दौरान। पर फिर भी मैं आपको एक बात बता दूं कि इतना होने के बावजूद जापान आज दुनिया की सबसे तीसरी बड़ी इकोनॉमी है। मैं आपको एक बात बता दूं कि पूरी दुनिया में इनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहे हैं और इवन इन्होंने भारत को भी अहमदाबाद टू मुंबई बुलेट ट्रेन बनाने के लिए तकरीबन 50 सालों के लिए 0.1% से इन्होंने इंटरेस्ट पर लोन देने का ऑफर किया है। तो आप सोच सकते हैं कि जापान बाकी कंट्रीज से कितना आगे निकल चुका है। इतना बड़ा हमला होने के बावजूद दुनिया के सारे कंट्रीज को इनसे कुछ सीखने की जरूरत है कि किस तरह से कमबैक किया जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो का एंड यहीं पर होता है, पर जाते जाते मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम डलने का एक मेन कारण ये था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में जापान ने ब्रिटिश और अमेरिकी सैनिकों के ऊपर बहुत ही क्रूर व्यवहार किया था और इसी के कारण इसका स्वरूप जो है वो जापान को भुगतना पड़ा 2 न्यूक्लियर बम का। अब दोस्तों यहाँ पर हमें ये देखना है कि फ्यूचर में किस तरह से वॉर लड़े जा सकते हैं। आपको कभी इसके बारे में जानना है तो मैंने इसके ऊपर एक अच्छी सी वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हो, समझ सकते हो कि किस तरह से वॉर जो है वो फ्यूचर में लड़े जा सकते हैं। आप जाकर देख सकते हो, इसकी लिंक मैंने आई बटन पर दे रही है और इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो प्लीज़ आप जाके उसको देख सकते हो। और वीडियो के लास्ट में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि वीडियो को लाइक करो और कमेंट थ्रू हमें ये बताइए कि अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु हमला करना चाहिए था या नहीं, और वीडियो को शेयर कीजिए। आप कभी इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। बी पॉजिटिव, स्टे मोटिवेट। जय हिंद, जय भारत।